Welcome to Transition Elements. Welcome to Transition Elements. हम इस अंक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का दूसरा अंक देख रहे हैं। यह पार्ट 2 है और हमारा थीम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यह हमारा वॉल्यूम 31 है और हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस पार्ट 2 में। हमने पहले अंक में मार्क लगा रखे हैं, इसको हमने देखा पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में हम देखेंगे दो पार्ट को, एक चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और एक कंडीशनल सेंटेंस को देखेंगे। पार्ट 3 में सिर्फ हम डिग्री पढ़ेंगे, पार्ट 3 में सिर्फ हम डिग्री को देखेंगे और पार्ट 4 में हम देखेंगे सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो आज इस अंक में हम लोग चलते हैं चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर एक वाक्य है और इस वाक्य में किसी वर्ड को बदलकर उस वर्ड का दूसरे फॉर्म को रखना है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। उदाहरण के साथ चलें। लिखता है द कोस्ट ऑफ दिस पेन इज 10 रुपीज। यहाँ बोला कि यूज कोस्ट एज वर्ब। इस कोस्ट जो वर्ड है, यहाँ नाउन है, इसको वर्ब के रूप में रखना है। तो ऐसे वाक्यों में आपको समझने की जरूरत है कि जिस वर्ड को बदलने के लिए कहा गया उसका नाउन फॉर्म अगर बोलता है, वर्ब फॉर्म बोला तो वर्ब फॉर्म उसका आपको जानकारी होना चाहिए। तो दिस पेन कोस्ट वर्ब और नाउन दोनों फॉर्म में एक ही है, तो दिस पेन कोस्ट ₹10 या 10 रुपीज। इस तरह से इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर लिए। ये पर नाउन है, यहाँ नाउन है, ये NOUN नाउन है और ये जो है वो वर्ब है। यहाँ हम वर्ब को देखें, ये वर्ब है। ये वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस में था, यहाँ भी ध्यान रखें इसका टेंस वही रखना है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसे प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। टी एंड मिल्क डिफर, ये डिफर जो है वर्ब है, यहाँ ये वर्ब है, ये वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। और इसे टी एंड मिल्क डिफर इन कलर। अब इसको बोल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ डिफर, एडजेक्टिव में लिखना है इसको। तो यहाँ लिखा टी एंड मिल्क आर डिफरेंट इन कलर। ये जो डिफरेंट है ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। अब आप लोग के पास में एक प्रश्न होगा कि इन शब्दों को वाक्य में कैसे रखें। तो यहाँ पहली परेशानी यह है कि जो वर्ड है उस वर्ड का नाउन फॉर्म अगर बताना है तो नाउन फॉर्म जानना आपके लिए जरूरी है। अगर वर्ब फॉर्म बोलना है तो वर्ब फॉर्म जानना जरूरी है। ज़्यादातर इसमें नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म का ही बारे में प्रश्न किया जाता है, तो उसके फॉर्म जानना जरूरी है। इसके बगैर हम इस बात को नहीं बना सकते। दूसरी बात है, अगर आपने जाना, फॉर्म को जानते हैं तो वाक्य में कैसे लिखेंगे। तो बहुत बार मैं एक सलाह देता हूँ कि बहुत बार जब आप फॉर्म को जानते हैं और वाक्य में वर्ड को नहीं सजा पा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप अपने मदर टंग में उस सेंटेंस को जिस फॉर्म में बोला गया उस फॉर्म में रख कर देखिए कैसे बनता है, तब आप सही स्ट्रक्चर में उसे डाल सकेंगे। आप ट्राई करके देखिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। अगर कोशिश करें, बिना कोशिश की अच्छी चीज़ें तो मिल ही नहीं सकती, और जो बुरी चीज़ें हैं वो आप बिना खोजे आपके साथ में रहेगा, बिना किए प्रयास किए वो आपके साथ में रहेगा। किंतु अच्छी चीज़ें
प्रयास करने के बाद भी बहुत कठिनाई से साथ में रहती है। इसलिए प्रयास करें और प्रश्न करें। ठीक, यहाँ है कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत बार ऐसे वाक्य होंगे जिसे कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार का है और उसको दूसरे प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में ही लिखना है। अर्थात अगर कंडीशनल सेंटेंस है और उसका स्वरूप बदलना है तो उसका अर्थ तो कंडीशनल का ही रखना होगा। इस दशा में आप कंडीशनल सेंटेंसेस के फॉर्म को मैं इकट्ठा कर करके आप लोग के समक्ष रखा हूँ। आप इसे देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए, प्रश्न कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखता है इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ऑनेस्ट हो मतलब ईमानदार हो, यू विल विन। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ओपन कंडीशनल है, पास्ट कंडीशनल है, परफेक्ट कंडीशनल है। यहाँ मैं कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट्स को नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि उसमें किस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे देख रहा हूँ। तो उसे किसी अंक में देखेंगे हम लोग। तो अनलेस यू आर ऑनेस्ट, देखिए अनलेस यू आर, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो या होंगे, यू विल नॉट विन। अनलेस के वाक्यों में आप देखेंगे कि अनलेस पहले सेंस पहले पार्ट में रहेगा और दूसरे पार्ट में एक नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब फिर यहाँ तीसरे में है बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो, यू विल विन, आप जीतेंगे। शुड यू बी ऑनेस्ट, यू विल विन। अच्छा, यहाँ पर में घबराइए मत। शुड अगर वाक्य के पहले में आया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक क्वेश्चन है, क्योंकि शुड मॉडल है और वर्ब है। तो मॉडल अगर सेंटेंस के पहले होता है तो एक क्वेश्चन फॉर्म करेगा। ऐसी साधारण सी बात है। किंतु शुड अगर वाक्य में है और यह अकेला सेंटेंस नहीं है, दो पार्ट में है, तो वह कंडीशनल सेंटेंस भी बना सकता है। तो इसका अर्थ इफ हुआ। इसका अर्थ जो है, इस शुड का अर्थ आपका इफ हुआ। तो इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल विन। शुड के साथ बी लगना था, इसलिए शुड के साथ बी है। इफ के सेंस में ये नहीं रहेगा। अब है यहाँ सपोजिंग दैट यू आर ऑनेस्ट यू विल विन। मान लो आप ऑनेस्ट हो, आप जीतेंगे। इन केस, इफ को इन केस में भी लिख सकते हैं। इन केस यू आर ऑनेस्ट यू विल विन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट का सेंटेंस है मूव एंड यू विल बी अ डेड मैन। आप जरा सा हिलो, मारे जाओगे। तो अनलेस यू मूव, जब तक आप नहीं मुड़ोगे, यू विल बी अ डेड मैन। ठीक है, अनलेस में यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव को रखा, एक ही मीनिंग है। इफ यू डू नॉट मूव, अब अगर आप नहीं मूव करते हो, यू विल बी अ डेड मैन है। तो इस प्रकार से हमने कंडीशनल सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। इस अंक में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंडीशनल सेंटेंस को देखा और हम तीसरे अंक में सिर्फ डिग्री को देखेंगे इस प्रकार से। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। मैं बार बार कहता हूँ आस्क मोर क्वेश्चंस। आप जितना प्रश्न करेंगे उतना ही सीखेंगे। और यह ऐसी बात नहीं है कि सीखा हुआ आपका व्यर्थ जाएगा। आप स्कूल की किसी भी परीक्षा में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, आप को अव्वल आने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में भी आप अच्छे अंक लाएंगे, यह मेरा श्योरिटी है, यह श्योर है। सीखने से अच्छा होना ही है। तो ठीक है।